हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की ये क्लास होती है और आज की हमारी ये क्लास 13 नंबर की क्लास होगी। इससे पहले हमने 12 क्लासेस और साथ ही 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आपको बताना है भैया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। पहला कह रहा है बेसबॉल, दूसरा कह रहा है क्रिकेट, तीसरा कह रहा है बैडमिंटन और लास्ट कह रहा है टेनिस। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? K2, कंचनजंगा, नंदा देवी या गुरु शिखर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 है, अर्थात गाडविन ऑस्टिन के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, और K2 को गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और बता दें, कंचनजंगा की अगर बात करें तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे दूसरी जो है ऊंची शिखर है। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है, तो दोनों के ये दोनों याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, K2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। तो बताइए दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बता दें, हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट को दे रहा है, निम्न में से किस राज्य में संगई महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो बताइए भैया, इनमें से संगई महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में, सिक्किम में, मणिपुर में या झारखंड में। तो राइट आंसर बनेगा मणिपुर में संगई महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह संगई महोत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में मनाया जाता है और इस त्यौहार का नाम संगई हिरण के नाम पर पड़ा है। और ये संगई हिरण जो केवल मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों सारे फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड दिया है, तो आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है केशव सेन। तो केशव सेन का संबंध ब्रह्म समाज से है, तो ऑप्शन ए का दूसरे से। अगला कह रहा है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, और भैया कब की थी? 1875 में मुंबई से आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला कह रहा है आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे और 1867 में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हैं, जो कि 1875 में हुआ था। कब भैया? 1875 में हुआ था। और केशव सेन ब्रह्म समाज से जुड़े हैं, जो कि 1866 में हुआ था। तो याद रखिएगा सभी के सभी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या है? पहला कह रहा है दानव मानव, दूसरा कह रहा है भौरा सखी, तीसरा कह रहा है फूल सुनार और लास्ट कह रहा है कंधा चांद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले अली का मतलब है भौरा और दूसरे अली का मतलब है सखी। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्द नरसैंगिक का पर्यायवाची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए इनमें से नरसैंगिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सकृत, चमकृत, प्राकृतिक या चतुर्दिक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नरसैंगिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खलीफा का अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए किस वर्ष मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? बताइए भैया, 1930, 1925, 1919 या 1920। तो खिलाफा की शक्तियों के लिए खिलाफत समिति का गठन जो है 1919 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो बताइए किस घटना की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन की विफलता, तीसरा कह रहा है राज्य हड़प नीति और लास्ट कह रहा है साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्रिप्स मिशन की विफलता, यही जो के कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो यह जो है 9 अगस्त 1942 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है भैया, कब? 9 अगस्त 1942 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो बताइए भैया कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो बताइए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार कितने मुख्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की गई थी न्यायाधीशों के साथ? 6, 4, 8, 5। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश के साथ की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। किसमें भैया? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जो है भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। और 6 जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के साथ की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस शासक के दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त, दूसरा कह रहा है अशोक, तीसरा कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय और लास्ट कह रहा है जहांगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था? तो ऑप्शन से युद्ध नीति माध्यम से, दूसरा कह रहा है हड़प नीति माध्यम से, तीसरा कह रहा है सहायक संधि माध्यम से और लास्ट कह रहा है धन माध्यम से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध को अपने कब्जे में हड़प नीति के माध्यम से लिया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला में, मदुरै में, कांचीपुरम में या रामेश्वरम में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। श्रवणबेलगोला में जो है जैन केंद्र स्थित है। और बता दें यह
बेलगोला जो है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर भैया, कर्नाटक के मैसूर में जो है ये स्थित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। तो बताइए किस जो है राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अवधि तक जो है शासन किया है। पहला कह रहा है तुगलक वंश, दूसरा कह रहा है गुलाम वंश, तीसरा कह रहा है खिलजी वंश और लास्ट कह रहा है सैयद वंश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खिलजी वंश जो है यही सबसे कम समय तक जो है शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। और बता दें तुगलक वंश का अगर समय काल की बात करें तो तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर के 1412 तक जो है शासन किया था। और बात करें गुलाम वंश की तो ये जो है 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया था। और बात करें खिलजी वंश की तो खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर के 1320 तक जो है शासन किया था। और लास्ट है सैयद वंश, तो ये सैयद वंश जो है 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किए थे। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। तुगलक वंश 1320 से 1412, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 और सैयद वंश 1414 से 1451 तक। ठीक है, और सबसे कम देख लीजिए खिलजी वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है। तो बताइए दोस्तों ग्रीष्म काल में जो है उत्तरी मैदानों पर बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है। लू, काल बैसाखी, मैगो सावर या व्यापारिक पवनें। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसे लू के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके समय में किया गया था। तो बताइए दोस्तों पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके समय में किया गया था। बिंदुसार, अशोक, हर्ष या कनिष्क। तो राइट आंसर बनेगा हर्ष के समय पे पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें पांचवी बौद्ध समय जो है कन्नौज में हर्ष के समय पर हुई थी, जबकि तीसरी अशोक के समय में और चौथी जो है कनिष्क के समय पर हुई थी। तो याद रखिएगा सभी के सभी, पांचवी जो है हर्ष के समय में कन्नौज में और तीसरी जो है अशोक के समय में, चौथी जो है कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, तो तीनों के तीनों याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है नई आर्थिक नीति को समानता किसके विकास के रूप में जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों नई आर्थिक नीति को समानता किसके विकास के रूप में जाना जाता था। एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी या पीएनजी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी के रूप में जो है जाना जाता है। और बता दें नई आर्थिक नीति 1991 में जो है एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस नई आर्थिक नीति को 1991 में जो हुई थी इसको एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है भारतीय इतिहास में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। तो बताइए दोस्तों 1857 की क्रांति किनके द्वारा शुरू की गई थी। जमींदारों द्वारा, श्रमिकों द्वारा, सिपाहियों द्वारा या किसानों द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सिपाहियों द्वारा जो है 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। और बता दें यह क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1800 कब भैया 10 मई 1857 को जो है मेरठ से शुरू की गई थी और यह सिपाहियों द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो बताइए दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। गुरु शिखर, पंचमढ़ी,
अनाई मुंडी या टोडा बेट्टा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो है शिखर है। और बता दें इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो यह जो है 1722 मीटर के करीब जो है ऊंची चोटी है। ठीक है, गुरु शिखर। तो याद रखिएगा, कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की मानक मध्योत्तर रेखा है। तो बताइए भारत की मध्योत्तर रेखा क्या है। 23 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर और कह रहा है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें यह मानक मध्योत्तर रेखा जो है प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नौमिषारण तीर्थ स्थान स्थित है। तो ऑप्शन है सीतापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नैमिषारण तीर्थ स्थान जो है सीतापुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है। तो बताइए दोस्तों किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया है। भाग 5 में, भाग 4 में, भाग 4 के का में या भाग 9 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भाग जो है 4 के का में जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो बताइए दोस्तों 20%, 25%, 51% या 60%। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 51% जो है पूंजी अगर सरकार के अधिकार में होती है तो वह जो है सरकारी कंपनी कहलाती है। और बता दें कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, किसके भैया 1956 के तहत जो है एक कंपनी जिसमें कम से कम 51% चुकता शेयर पूंजी केंद्र या राज्य के सरकार के पास होती है उसे जो है सरकारी कंपनी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। तो बताइए दोस्तों पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में शुरू की गई थी। पहला कह रहा है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश और बिहार, तीसरा है पंजाब और गुजरात, लास्ट कह रहा है केरल और तमिलनाडु। तो बता दें पंचायती राज प्रणाली को पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में शुरू की गई थी। कब भैया 2 अक्टूबर 1959 में जो है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया था और बाद में नवंबर 1959 में ही इसको आंध्र प्रदेश से भी शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहले जो है राजस्थान में और फिर नवंबर में आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। तो दोनों राज्य याद रखिएगा। और इसको जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। बताइए निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या उपर्युक्त सभी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991 के आर्थिक सुधारों में जो है निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण अर्थात सभी में जो है ध्यान दिया गया था। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में
कौन सी संस्था कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय संस्था है? ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है सिडबी और लास्ट कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषित करने वाली कंपनी अर्थात संस्था जो है नाबार्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें नाबार्ड की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई कब भैया 12 जुलाई 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 343 में किसके बारे में प्रावधान दिया गया है? तो बताइए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 में किसके बारे में प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, दूसरा कह रहा है भारतीय संसद, तीसरा कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था और लास्ट कह रहा है संघ की राजभाषा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संघ की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 में जो है प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है? तो बताइए दोस्तों इंद्रधनुष के 7 रंगों में से कौन सा इनमें से रंग नहीं है? बैगनी, नीला, नारंगी या सफ़ेद? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद जो है इंद्रधनुष के रंगों में नहीं है। ठीक है, 7 रंगों में से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस अमेरिकी राज्य की सीनेट द्वारा प्रमुख हिंदू त्यौहार होली के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ऑप्शन हैं टेक्सास, दूसरा है इलिनोइस, तीसरा कह रहा है जॉर्जिया और लास्ट कह रहा है अलाबामा। तो बताइए दोस्तों किस अमेरिकी राज्य में जो है हिंदू त्यौहार होली को जो है एक प्रस्ताव के द्वारा पारित किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए टेक्सास राज्य के द्वारा जो है अमेरिकी राज्य के द्वारा जो है हिंदू त्यौहार को जो है सीनेट के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है? तो बताइए दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में कौन सी नहीं शामिल है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति होने की आयु है? तो बताइए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? 55 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 65 वर्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने की आयु है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इनमें से कौन सा धन विधेयक को परिभाषित करता है, अर्थात धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 100, दूसरा है अनुच्छेद 105, तीसरा अनुच्छेद 110 और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 115। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा जो है दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वॉशिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों वॉशिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर को जो है सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा? तो बताइए दोस्तों विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पहला कह रहा है वि धन आलय, दूसरा कह रहा है विद धन आलय
तीसरा कह रहा है विद्याधन आलय, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का सही संधि विच्छेद विद्याधन आलय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए भैया 9 2 11 हो जाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला कह रहा है भाग जाना, दूसरा है डर जाना, तीसरा है कंजूसी करना, और लास्ट कह रहा है झूठ बोलना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 9 2 11 हो जाने मुहावरे का सही अर्थ जो है भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है पौधे अपने पोषक तत्व को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो बताइए दोस्तों पौधे जो है अपने पोषक तत्व को कहाँ से प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश से, मिट्टी से, जल से, या क्लोरोफिल से। तो राइट आंसर बनेगा पौधे जो है अपना पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सन्यासी शब्द का सही विलोम शब्द है। तो बताइए दोस्तों सन्यासी शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है इन चारों में। पहला कह रहा है साधु, दूसरा कह रहा है संतापी, तीसरा कह रहा है गृहस्थ, और लास्ट कह रहा है जंगलवासी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी शब्द का सही विलोम शब्द गृहस्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है। तो बताइए दोस्तों किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। पहला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा कह रहा है विश्व आर्थिक मंच, तीसरा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और लास्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पंजीकरण कार्यक्रम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व संगठन में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो बताइए भैया हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है क्या रहा है। 110वां, 118वां, 115वां, या 120वां। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का स्थान इसमें जो है 118वां रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है चंद्रयान 5 मिशन को किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा। तो बताइए दोस्तों चंद्रयान 5 को किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा। पहला कह रहा है रूस, दूसरा कह रहा है म्यांमार, तीसरा कह रहा है अमेरिका, और लास्ट कह रहा है जापान। तो बता दें चंद्रयान 5 को जो है जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी हाल ही रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सीएम डैशबोर्ड संकेतक 2025 में वह कौन सा जिला है जो मनरेगा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बताइए दोस्तों मनरेगा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है। पहला कह रहा है एटा, दूसरा कह रहा है महोबा, तीसरा कह रहा है फतेहपुर, और लास्ट कह रहा है इटावा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का जिला प्राप्त करने वाला एटा जिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। तो बताइए दोस्तों सरकार ने उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर जो है स्थापित करने की घोषणा की है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हरियाणा में जो है स्थापित करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृत विरासत न्यास का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो बताइए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कला
और संस्कृत विरासत न्यास का जो है नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? ऑप्शन है अजय सिंह यादव, दूसरा है अशोक सिंह ठाकुर, तीसरा कह रहा है राकेश शर्मा और लास्ट कह रहा है अरुण कुमार त्रिपाठी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा को जो है चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बैंकिंग में, समाज सेवा में, खेल में या लोक प्रशासक में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा लोक प्रकाशन में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्यात निम्न में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो बताइए भैया, क्यात जो है कौन से देश की आधिकारिक मुद्रा है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार या तुर्की? तो राइट आंसर बनेगा म्यांमार की जो है क्यात आधिकारिक मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2016 में नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो बताइए दोस्तों, नोटबंदी के समय जो है भारत के गवर्नर कौन थे आरबीआई के? पहला कह रहा है शक्तिकांत दास, दूसरा कह रहा है रघुनाथ राजन, तीसरा कह रहा है उर्जित पटेल और लास्ट कह रहा है डी सुब्बा राव। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा उर्जित पटेल जो है नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, संजीव खन्ना, M.A. अयंगार और लास्ट कह रहा है गणेश मावलंकर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 1952 से लेकर के 1956 तक रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो बताइए भैया, किस शहर को जो है राजस्थान का सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं बीकानेर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है उदयपुर, लास्ट कह रहा है जयपुर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें इस उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को ही भारत का झीलों का शहर कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जीएसटी पोर्टल है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से जीएसटी पोर्टल कौन सा है? तो इन चारों में देखा जाए तो जीएसटी पोर्टल जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, www.guts.gov इन जो है यही जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, अभी ये हाल ही में रेलवे एनटीपीसी में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो जून के माह में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 10 अप्रैल को, 19 नवंबर को या 2 अक्टूबर को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भैया, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी में बताइए राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन है इसके दोराबाजी टाटा, दूसरा कह रहा है नवरोजी टाटा और तीसरा कह रहा है नवल टाटा और लास्ट कह रहा है जमशेद जी सुरनवान जी टाटा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक जो है जमशेद जी सुरनवान जी टाटा हैं, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चंस कह रहा है निम्न में से झारखंड की राजधानी क्या है। तो बताइए झारखंड की राजधानी क्या है, रायपुर, पणजी, रांची या जयपुर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड की राजधानी रांची है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में कौन सी ओमान की राजधानी है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से ओमान की राजधानी कौन सी है, मस्कट, यूले, मास्को या मनामा। इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ओमान की राजधानी मस्कट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे आज के प्रैक्टिस सेट में जो कि हमने आपके साथ कवर किया। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और भैया चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।